हमारी फिल्म शुरू होती है दूर के भविष्य साल 2050 में, जहां एडम एक टाइम जेट उड़ा रहा होता है, वो भी खतरनाक स्पीड पर। लेकिन एक बड़ी समस्या है, एडम घायल है, बुरी तरह जख्मी और लगातार खून बह रहा है। तभी उसकी बॉस माया उससे संपर्क करती है और पूछती है कि वो चोरी की हुई टाइम जेट लेकर क्या कर रहा है। वो उसे तुरंत हेडक्वार्टर लौटने को कहती है, वरना वो उस पर फायर करके उसे गिरा देगी। लेकिन एडम उसकी धमकी पूरी होने से पहले ही कॉल काट देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी जेट में ऐसा जैमिंग सिस्टम ऑन कर देता है कि माया उसका पीछा ही न कर सके। उसी दौरान एडम उस टाइम रिफ्ट को खोलने में कामयाब हो जाता है जिसमें वो घुसना चाहता था, और जैसे ही वो उस दरार के अंदर जाता है, वो पीछे से तुरंत बंद हो जाती है। अब कहानी लौटती है अतीत में, जहाँ एक छोटा लड़का तेजी से भाग रहा होता है। क्लासरूम से निकलकर वो अपने कुछ बदमाश सहपाठियों से बचकर भाग रहा है जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ ही लेते हैं और हमेशा की तरह उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। ये बच्चा और कोई नहीं, खुद एडम है। साल 2022 और उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। मार खाने के बाद एडम प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा अपने गार्जियन का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है और उसके जख्मी चेहरे को देखकर गुस्से से भर जाती है। वो प्रिंसिपल से भिड़ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि उसने एडम को सस्पेंशन वार्निंग दे दी है। तब उसकी माँ गुस्से में कहती है कि रे और चक नाम के लड़के हमेशा उससे लड़ते हैं, उसे तंग करते हैं, और उसके पिता की मौत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन कोई इस बात की परवाह नहीं करता। इसके बाद वो एडम को कार में लेकर घर जाती है। रास्ते में उसे डांटती है कि वो उन लड़कों से बहस क्यों करता है, जबकि वो उससे कहीं बड़े और ताकतवर हैं। एडम कहता है कि वो हमेशा उसी को परेशान करते हैं क्योंकि उसका शरीर छोटा है, और फिर कहता है कि उसकी माँ कभी उसे वैसे समझ ही नहीं सकती जैसे उसके पापा समझते थे। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तीसरी बार है जब उसे वार्निंग मिली है और इससे उसका एकेडमिक फ्यूचर खराब हो सकता है। ऊपर से हर बार उसे काम छोड़कर स्कूल आना पड़ता है और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन साफ दिखता है कि एडम अंदर से टूटा हुआ है। घर पहुंचकर दोनों खाना खाते हैं। फिर उसकी माँ बताती है कि वो अपने ऑफिस के दोस्त के साथ बाहर जा रही है। एडम नाराज होकर कहता है कि उसने उसे इस डेट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। माँ माफी मांगती है और समझाने की कोशिश करती है कि वो सही मौका ढूंढ रही थी, लेकिन एडम कहता है अभी वो अपने डेट पर जाए, बाद में बात कर लेंगे। उनके रिश्ते में थोड़ी खटास है लेकिन समझ भी है। जाने से पहले एडम उसकी ड्रेस ठीक करता है और उसे अच्छी शाम की शुभकामना देता है। उसकी माँ कहती है कि उसके जाने के बाद अपना ख्याल रखना और दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। फिर मुस्कुराकर कहती है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बस जताते नहीं। माँ के जाने के बाद एडम अपने वीडियो गेम्स खेलने लगता है, लेकिन अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। उसी समय उसका कुत्ता हॉकिंग तेजी से बाहर भागता है। एडम उसके पीछे दौड़ता है, ये देखने की वो कहाँ जा रहा है। कुत्ता गार्डन में भागता रहता है, जोर जोर से भौंकते हुए। तभी एडम आसमान से कुछ अजीब चीजें गिरती देखता है। उसे आसपास कुछ अजीब हलचल महसूस होती है और वो घबराकर कुत्ते के साथ वापस घर की तरफ भागता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता के गैरेज से आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर देखता है क्या हुआ, और वहां जो देखता है उससे उसकी सांस रुक जाती है। एक घायल पायलट जमीन पर बैठा है। वो उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है कि वो सब समझा देगा। एडम डर के मारे चीख पड़ता है और एक डंडा उठाकर उसे मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन असली झटका अब मिलता है। वो आदमी और कोई नहीं, खुद एडम है। भविष्य से आया हुआ बड़ा एडम, जो अभी अभी टाइम रिफ्ट पार करके अतीत में पहुंचा है। अब छोटा एडम और बड़ा एडम आमने सामने खड़े हैं। बड़ा एडम पूछता है अभी कौन सा साल है और तुम्हारी माँ कहाँ है। छोटा एडम बताता है कि वो 12 साल का है, साल 2022 है और उसकी माँ अपने सहकर्मी के साथ बाहर गई है। फिर बड़ा एडम उस सहकर्मी का नाम खुद बोल देता है, डेरेक। छोटा एडम हैरान रह जाता है कि इसे ये नाम कैसे पता। लेकिन उससे भी अजीब बात ये होती है कि हॉकिंग कुत्ता उस आदमी की गोद में ऐसे सोया है जैसे बरसों से उसी का हो, और फिर छोटा एडम उसे घर के अंदर ले जाता है ताकि उसके घाव का इलाज कर सके। घायल आदमी अपना जख्म संभाल रहा होता है और छोटा एडम उसके पीछे पीछे जाता हुआ उसकी हरकतों पर हैरान हो रहा होता है। तभी वह चुपके से उसका बैग खोलकर देखने लगता है। अंदर जो चीजें मिलती हैं उन्हें देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक चमकती हुई क्रिस्टल जैसी गेंद, रोशनी छोड़ती तलवार और कई अजीबोगरीब डिवाइस। लेकिन बड़ा एडम तुरंत उसे रोक देता है और कहता है इन्हें हाथ मत लगाना, ये खतरनाक है। छोटा एडम सवाल पर सवाल किए जा रहा होता है, तुम करते क्या हो, यहाँ क्यों आए हो, हमारे घर कैसे पहुँचे। लेकिन बड़ा एडम हर बार यही कहता है कि वह एक सीक्रेट मिशन पर है और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। फिर भी छोटा एडम चुप नहीं होता, लेकिन अचानक उसके सारे सवाल वहीं रुक जाते हैं जब बड़ा एडम उसके बारे में ऐसी बातें बताने लगता है जो कोई और जान ही नहीं सकता। उसका जन्म कब हुआ, उसकी एलर्जी, उसके माँ बाप के नाम, उसका छोटा और कमजोर शरीर, और कैसे इसी वजह से स्कूल के बच्चे उसे तंग करते हैं। फिर एक और चौंकाने वाला पल आता है जब कुत्ता आवाज करता है तो दोनों उसे बिल्कुल एक ही तरीके से एक ही समय पर शांत कराते हैं। छोटा एडम बस बड़े एडम को घूरता रह जाता है, पूरी तरह हैरान। तब बड़ा एडम मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ, टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। ये सुनते ही सदमे से छोटे एडम का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, लेकिन बड़ा एडम फौरन उसका इनहेलर देता है, उसे शांत करता है और अपनी बात साबित करने के लिए दोनों के एक जैसे पुराने जख्म और पिता की एक जैसी घड़ी
अलमारी दिखाता है। उसके बाद वह उसे बाहर गार्डन में ले जाता है। छोटा एडम अभी भी सदमे में है और पूछता है कि वह यहाँ आया क्यों है। बड़ा एडम बताता है कि वह एक रेस्क्यू मिशन पर आया है, लेकिन उसे 2018 में पहुंचना था, गलती से 2022 आ गया। छोटा एडम पूछता है किसे बचाने आए थे, लेकिन जवाब फिर वही सीक्रेट। जब छोटा एडम टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है तब बड़ा एडम उसे अपना जहाज दिखाता है। छोटा एडम उसे देखकर दंग रह जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जहाज फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बड़ा एडम समझाता है कि ये डीएनए से चलता है, क्योंकि वह घायल है, सिस्टम उसे रिस्क समझ रहा है, इसलिए वह छोटे एडम से कहता है कि अपनी बायोप्रिंट इस्तेमाल करो, क्योंकि दोनों का डीएनए एक ही है। और सच में छोटा एडम जहाज एक्टिव कर देता है। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि गोलीबारी से जहाज में काफी डैमेज हुआ है। तब बड़ा एडम उसे सेल्फ रिपेयर मोड में डाल देता है और कहता है ठीक होने में समय लगेगा। इसी दौरान छोटा एडम पूछता है जो मैं अभी देख रहा हूँ, क्या इससे मेरा भविष्य बदल जाएगा? बड़ा एडम कहता है नहीं, जब हम अपने अपने टाइमलाइन में लौटेंगे सब जैसे था वैसे हो जाएगा, शायद ये सब याद भी न रहे। फिर दोनों वापस घर आते हैं। बड़ा एडम गैरेज में रुकता है और कहता है माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। छोटा एडम घर लौट जाता है और अकेला बैठा बड़ा एडम जेब से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकाल कर देखता है। साफ है वह उसे बहुत मिस करता है। कुछ देर बाद माँ वापस आती है और बेटे को जागता देखकर हैरान होती है। एडम कहता है वह सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन लगता है माँ खुश नहीं है। तभी दरवाजा खटखटाता है। माँ का ऑफिस वाला दोस्त डेरिक आया है। वह कहता है वह कुछ सामान कार में भूल गई थी। वह एडम से हाथ मिलाता है, लेकिन एडम उसका मजाक उड़ाने लगता है और बहुत खराब तरीके से बात करता है। माँ शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और बेटे के बर्ताव से दुखी हो जाती है। बाद में वह अकेली बैठी उदास होती है और दूर से बड़ा एडम उसे देखता है। उसे समझ आता है उसकी माँ अपनी जिंदगी में कभी सच में खुश नहीं थी। अगली सुबह छोटा एडम उठता है। माँ उस वक्त कर्ज के बिल देख रही होती है। हालात खराब हैं। वह बेटे से मदद मांगती है, लेकिन एडम फिर मना कर देता है। माँ काम पर निकलते हुए कहती है जरूरत हो तो कॉल कर लेना, लेकिन वह हमेशा की तरह उसे टाल देता है। जैसे ही माँ जाती है छोटा एडम सीधे बड़े एडम के पास गैरेज में पहुंचता है और वहाँ पहुंचकर दंग रह जाता है। बड़ा एडम गैरेज साफ कर रहा होता है और उसका शरीर देखकर छोटा एडम हैरान रह जाता है। मजबूत शरीर, बड़ी मसल्स। वह अविश्वास से पूछता है मैं बड़ा होकर इतना ताकतवर कैसे बन गया? छोटा एडम हैरानी से पूछता है अगर तुम मेरा फ्यूचर वर्जन हो तो इतने ताकतवर कैसे हो? मैं तो अभी इतना छोटा और कमजोर हूँ। बड़ा एडम हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ये सब लगातार ट्रेनिंग का नतीजा है। फिर वह कहता है कि उसे फार्मेसी से दवा लेनी है। छोटा एडम उसे अपने पिता की अलमारी तक ले जाता है ताकि वह बाहर जाने के लिए कपड़े पहन सके। जैसे ही बड़ा एडम अपने पिता की अलमारी खोलता है और उनके कपड़े देखता है वह एक पल के लिए ठहर जाता है। उसके चेहरे पर अपने पिता की याद साफ झलकती है। उसे हैरानी भी होती है कि 1.5 साल बाद भी उनके कपड़े वैसे ही संभाल कर रखे हैं। छोटा एडम मजाक में अपनी माँ पर तंज कसता है कि उसे घर का काम करना भी नहीं आता, लेकिन इस बार बड़ा एडम उसे डांट देता है। वह कहता है तुम्हें एहसास ही नहीं है वो कितना कुछ झेल रही है, हर वक्त काम करती है, मेहनत करती है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती है और अंदर से अभी भी पापा के जाने के गम में टूटी हुई है। फिर थोड़ा रुककर कहता है मैं आज पछताता हूँ कि मैं पहले माँ के साथ कैसे पेश आता था। तुम अभी सब ठीक कर सकते हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू करो। ये बात छोटे एडम को चुप कर देती है। फिर बड़ा एडम अपने पिता की जैकेट पहनता है और दोनों साथ बाहर निकलते हैं। रास्ते में छोटा एडम जहाज के बारे में पूछता है। बड़ा एडम बताता है कि सेल्फ रिपेयर लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही वह उसे लेकर अपने टाइम में लौट जाएगा। वह समझाता है कि जब उस पर हमला हो रहा था और वह कोऑर्डिनेट्स डाल रहा था तभी गलती से गलत टाइमलाइन में आ गिरा, यानी यहाँ। फिर दोनों एक स्टोर पहुंचते हैं। बड़ा एडम कुछ लेने अंदर जाता है और छोटे एडम को बाहर इंतजार करने को कहता है, लेकिन तभी उसके पुराने बुली रे और चक वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर वही छेड़ना, वही बदतमीजी। एडम कहता है आज लड़ाई कल कर लेना, आज मैं बिजी हूँ, लेकिन वे कहाँ मानने वाले। दोनों फिर उस पर टूट पड़ते हैं। तभी बड़ा एडम बाहर निकलता है और उन्हें छोटे एडम को पीटते देख गुस्से से चिल्लाता है। दोनों डर जाते हैं और बहाना बनाते हैं कि बस मजाक कर रहे थे। बड़ा एडम छोटे एडम को अलग ले जाकर कहता है कि वह हमेशा बीच में आकर नहीं बचाएगा, उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी सीखनी होगी। फिर वह उसे एक तरीका बताता है जिससे वह उन्हें जवाब दे सकता है, लेकिन छोटा एडम उसे सही से कर नहीं पाता और फिर से पिट जाता है। आंखों में आंसू लेकर भागता है। अब बड़ा एडम खुद बीच में आता है। वह रे और चक को ऐसी धमकी देता है कि दोनों डर कर भाग खड़े होते हैं। जब वह छोटे एडम को ढूंढता हुआ वापस आता है तो देखता है छोटा एडम उसकी चीजों से छेड़छाड़ कर रहा है और उसके इक्विपमेंट देख रहा है। बड़ा एडम रोकता है, ये खतरनाक है, लेकिन छोटा एडम नाराज है। वह कहता है आज तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन बस देखते रहे। बड़ा एडम समझाता है मैं चाहता था तुम खुद खड़े होना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें आगे चलकर मेरे जैसा बनाएगा। इसी बीच छोटे एडम की नजर एक फोटो पर पड़ती है। वह पूछता है ये कौन है? बड़ा एडम तस्वीर देखकर थोड़ा खो जाता है। धीरे से कहता है मेरी पत्नी लॉरा, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो नहीं रही। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है खुद को संभालने। उधर उसकी माँ एक डाइनर में बैठी कुछ पी रही होती है। वहाँ कर्मचारी उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। वह दुख से कहती है मेरा बेटा मुझसे प्यार ही नहीं करता शायद, जबकि मैं हर कोशिश करती हूँ उसे पहले जैसा खुश रखने की। उसी डाइनर में बड़ा एडम बैठा उसकी बातें सुन रहा होता है। वह आगे बढ़कर कहता है आप बहुत अच्छी माँ हैं,
बच्चे आखिर में माँ के पास ही लौटते हैं। वह उसे धन्यवाद देती है, फिर बताती है उसके पति की एक हादसे में मौत हो चुकी है। बड़ा एडम कहता है, आप भी दुख में हैं, लेकिन आपने बेटे को कभी दिखाया नहीं। उसे बताइए कि आपको भी दर्द है, वरना उसे लगेगा आपको फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात उसके दिल में उतर जाती है। फिर वह कहती है, तुम्हारी जैकेट बिल्कुल मेरे पति जैसी है। बड़ा एडम मुस्कुराकर कहता है, शायद ऐसी बहुत बनी होंगी, क्योंकि जैकेट वाकई अच्छी है। जाने से पहले वह उससे वही लाइन कहता है जो उसकी माँ हमेशा छोटे एडम से कहा करती थी। वह एकदम ठिठक जाती है, हैरान, सोच में डूब जाती है। फिर अचानक जैसे कुछ समझ आया हो, वह भागती हुई उसके पीछे निकल पड़ती है, ये जानने के लिए आखिर ये आदमी है कौन। दूसरी सुबह माया की टाइम शिप उस इलाके में पहुंच जाती है और अपने गार्ड्स के साथ उतरते ही वो अपने असिस्टेंट क्रिस्टोस को पूरे एरिया की स्कैनिंग करने का आदेश देती है, ताकि एडम और उसकी टाइम जेट दोनों को ढूंढकर वापस लाया जा सके। उधर दोनों एडम साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को लॉरा के बारे में बताता है। वो कहता है कि लॉरा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन उसे मार दिया गया। फिर वो बताता है कि दोनों की मुलाकात अकादमी में हुई थी। लॉरा गलती से उसकी क्लास में आ गई थी और वहीं पहली बार दोनों मिले। दोस्ती हुई, फिर प्यार और कुछ सालों बाद शादी। दोनों की जिंदगी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ साल पहले लॉरा एक मिशन पर टाइम शिप में गई और सबको बताया गया कि वो गलत टाइमलाइन में फंस गई। लेकिन एडम को हमेशा यकीन था कि ये झूठ है। लॉरा जैसी पायलट गलती कर ही नहीं सकती। उसे पूरा भरोसा था कि किसी ने उसे रास्ते से हटाया है, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ा राज जान लिया था और वो सब माया से जुड़ा था। छोटा एडम हैरान होकर पूछता है, माया पापा की पार्टनर जो मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी? बड़ा एडम कड़वी हंसी के साथ कहता है, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन मैं गलत था। वो पागल, खतरनाक और चालाक औरत है। उसने पापा की कंपनी पर कब्जा कर लिया। प्रोजेक्ट एडम जो पापा ने टाइम ट्रैवल के लिए बनाया था, उस पर भी। अब वो समय को कंट्रोल करती है, अतीत बदलकर भविष्य लिखती है। वो बताता है कि वह असल में 2018 वापस जाना चाहता था, ताकि लॉरा से मिल सके और जान सके कि उसने क्या खोज लिया था। तभी अचानक कुत्ता बेचैन हो उठता है, कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। बड़ा एडम तुरंत समझ जाता है, माया हमें ढूंढ चुकी है। वो अपनी बैग छोटे एडम को थमा कर कहता है, तैयार हो जाओ, भागना पड़ेगा। उसी पल वो दरवाजे पर बम फेंक देता है और धमाके के साथ दरवाजा टूटता है। पीछे से 2 सैनिक घुस आते हैं और जिस रास्ते छोटे एडम को निकालने की कोशिश होती है, वहाँ भी और सैनिक पहुंच जाते हैं। बड़ा एडम तुरंत लड़ाई शुरू कर देता है। वो अपना चमकता हुआ तलवारनुमा हथियार निकालता है और एक एक वार में कई सैनिकों को खत्म कर देता है। तभी सामने आता है क्रिस्टोस, उसका पुराना दुश्मन और माया का सबसे भरोसेमंद आदमी। माया पीछे खड़ी चिल्लाती है, एडम ये सब बंद करो और मेरे साथ चलो, लेकिन एडम साफ मना कर देता है। माया आदेश देती है, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। अब चारों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम अकेला होते हुए भी कई सैनिकों को गिरा देता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। और तभी एक रहस्यमयी शख्स अचानक आकर माया के सैनिकों पर हमला कर देता है। एडम पलटकर देखता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। वो लॉरा होती है, उसकी अपनी लॉरा। लॉरा कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। एडम यकीन नहीं कर पाता, लेकिन उसके चेहरे पर सालों बाद खुशी लौटती है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर सैनिकों को खत्म करने लगते हैं। दोनों साथ मिलकर एक पूरी फौज पर भारी पड़ते हैं, लेकिन तभी ऊपर मंडरा रही माया की शिप अचानक गायब हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं वो और फौज लाने गई है। तीनों तुरंत कार में बैठकर भागते हैं। रास्ते में लॉरा बताती है कि उसे पता चल गया था कि एडम पर हमला होने वाला है, इसलिए वो टाइम में पीछे आकर उसे बचाने आई। और हाँ, उसने वो राज भी खोज लिया था जिसकी वजह से उसे मरवाने की कोशिश हुई। अचानक माया की शिप फिर ऊपर दिखाई देती है। उसे 2 गार्ड नीचे उतरते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एडम दोनों को आसानी से खत्म कर देता है। फिर माया की शिप फिर गायब हो जाती है, शायद और सेना लेने। लॉरा दोनों एडम्स को अपने घर ले जाती है। वहाँ वो बताती है कि वो 2018 में इसलिए लौटी थी क्योंकि उसने माया की टाइम शिप को इस टाइमलाइन में आते देखा था। तभी उसे समझ आया कि माया अतीत बदलकर भविष्य को अपने हिसाब से लिख रही है। उसी ने प्रोजेक्ट एडम अपने नाम कर लिया। स्टॉक मार्केट से टाइम ट्रैवल की मदद से दौलत बनाई, टैक्स से बची, नाम, शोहरत और ताकत हासिल की। और जब लॉरा को ये सब पता चला, माया ने उसे खत्म करने की कोशिश की और दुनिया को बता दिया कि वो टाइम में खो गई। अब लॉरा कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। बड़ा एडम समझ जाता है वो क्या कहना चाहती है। वो तुरंत कहता है, नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। छोटा एडम हैरानी से दोनों को देखता है और पूछता है, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? लॉरा तब छोटे एडम को बताती है कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। एडम को समय में पीछे जाकर उसके पिता की उस खोज को नष्ट करना होगा, इससे पहले कि माया उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन बड़ा एडम इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब था अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो लॉरा से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन लॉरा उसे समझाती है, हम फिर मिलेंगे, भविष्य में जरूर मिलेंगे। अभी जरूरी है दुनिया को बचाना और उस टाइम मशीन को हमेशा के लिए खत्म करना। तभी अचानक उन्हें आसपास कुछ हलचल महसूस होती है। लॉरा कैमरों में देखती है और समझ जाती है कि माया के लोग उनका ठिकाना ढूंढ चुके हैं और सीधे यहीं आ रहे हैं। वो तुरंत एडम से कहती है, तुम छोटे एडम को
लेकर अभी निकलो, मैं इन्हें रोकती हूँ। एडम मजबूरी में वहाँ से निकलता है, लेकिन लॉरा को छोड़ते हुए उसका दिल टूट रहा होता है। उधर लॉरा अपने हथियार निकालती है और बाहर निकलते ही दुश्मनों की गाड़ी पर हमला कर देती है। उसी गाड़ी से क्रिस्टोस निकलता है, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। वो ताना मारते हुए कहता है, याद है तुम्हारी शिप किसने उड़ाई थी? मैंने, और आज फिर वही होगा। लॉरा बिना जवाब दिए मशीन गन से गोलियों की बारिश कर देती है, लेकिन क्रिस्टोस बहुत चालाक होता है, गोलियों से बचकर छिप जाता है। छिपते छिपते वो पूछता है, एडम कहाँ है? लेकिन लॉरा उसका जवाब नहीं देती। इधर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि अब उसे भी इस मिशन में साथ चलना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को बचाना है। पहले छोटा एडम मना करता है, वो अभी अपनी सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जैसे ही बड़ा एडम कहता है, हम 2018 जाएंगे, पापा से मिलेंगे, वही हमारी मदद कर सकते हैं टाइम मशीन खत्म करने में, छोटा एडम बिना सोचे मान जाता है। दोनों शिप तक पहुंचते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। उसी वक्त माया अपनी शिप से लॉरा के सामने प्रकट होती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मरा हुआ ही रहना चाहिए था। अब अगर एडम का ठिकाना नहीं बताया तो इस बार सच में मार दूंगी। लेकिन उसी पल आसमान में एडम की शिप बिजली की तरह उड़ान भरती है। लॉरा मुस्कुराती है, उसका पति बच निकला। माया गुस्से से पागल हो जाती है और लॉरा पर हमला कर देती है। उधर आसमान में एडम की शिप का पीछा माया की शिप कर रही होती है। गोलियां चल रही हैं, हमला हो रहा है, लेकिन एडम शानदार चालों से अपनी शिप छिपा लेता है। तभी माया का संदेश आता है, तुम्हारी शिप में सिर्फ एक तरफ की ऊर्जा बची है, जाओगे तो वापस नहीं लौट पाओगे। एडम सिस्टम चेक करता है और समझ जाता है कि वो सच कह रही है। वो छोटे एडम से कहता है, अब फैसला तुम्हारा है, अभी लौट कर माँ के पास जा सकते हो या मेरे साथ चलकर सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। अगर मिशन फेल हुआ हम दोनों मर सकते हैं। छोटा एडम कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, हम पापा के पास चलेंगे। बस फिर क्या था, शिप पूरी रफ्तार से टाइम रिफ्ट की तरफ बढ़ती है और माया पहुंचने से पहले दोनों उस समय दरार में कूद जाते हैं और इस तरह दोनों पहुंचते हैं साल 2018, सीधे उस यूनिवर्सिटी में जहां उनके पिता पढ़ाते थे। वहां वो देखते हैं उनके पिता फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, छात्रों को कोई जटिल सिद्धांत समझा रहे हैं। दोनों एडम उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी बड़ा एडम छोटे को चेतावनी देता है, याद रखना पापा को भविष्य की बातें सीधे मत बताना, ना कोई हादसा ना कोई चेतावनी, मैं बात संभालूंगा। फिर बड़ा एडम क्लास में जाता है और जानबूझकर एक वैज्ञानिक सवाल पर बहस शुरू कर देता है। पिता तुरंत नोटिस करते हैं, इस अजनबी छात्र में कुछ अलग है। क्लास खत्म होती है, सब छात्र चले जाते हैं और तभी पिता अचानक पूछते हैं, तुम एडम हो? उसी पल छोटा एडम भागकर उन्हें गले लगा लेता है। पिता हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है एक बेटा 2050 से आया है और दूसरा 2022 से। वो भावुक होकर कहते हैं, मुझे खुशी है मेरा प्रोजेक्ट सफल हुआ और उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा। ये तकनीक अगर गलत हाथों में गई तो समय का संतुलन टूट जाएगा। तब बड़ा एडम सब सच बता देता है, माया के धोखे के बारे में, भविष्य बदलने के बारे में और टाइम प्रोजेक्ट के दुरुपयोग के बारे में। पिता ये सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि माया ऐसा कर सकती है, उनकी अपनी पार्टनर। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है, प्रोजेक्ट को नष्ट करना हमेशा के लिए, क्योंकि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ ये पूरी मानवता को बर्बाद कर सकता है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने ये आविष्कार शुरू ही प्यार की वजह से किया था, लेकिन अब शायद उसी प्यार के लिए इसे मिटाना पड़ेगा। पिता बताते हैं कि उन्होंने ये आविष्कार विज्ञान के लिए बनाया था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कोई इसे इतना खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर ये सफल होकर गलत हाथों में चला गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। तभी बड़ा एडम अपने पिता से कहता है, आपको अपने प्रोजेक्ट से ज्यादा छोटे एडम की परवाह करनी चाहिए थी, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। पिता समझ जाते हैं कि बड़ा एडम आज भी उनकी मौत का दर्द दिल में लिए बैठा है। उसे लगता रहा कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। ये महसूस करते ही पिता छोटे एडम को गले लगा लेते हैं, जैसे बरसों का प्यार एक पल में दे देना चाहते हो। फिर वो दोनों को विदा कर घर लौटने लगते हैं अपनी पत्नी और बेटे के पास। तभी छोटा एडम बेचैनी में उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो लगभग कह ही देता है कि भविष्य में उनकी मौत होने वाली है, लेकिन पिता तुरंत उसे चुप करा देते हैं। भविष्य की घटनाएं नहीं बताई जाती। उधर दूसरी तरफ भविष्य वाली माया भी अतीत की माया से मिलने पहुंचती है। वो उसे चेतावनी देती है, एडम हमारा पूरा प्रोजेक्ट नष्ट करने वाला है, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो तुम्हारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। इधर छोटा एडम बड़े एडम से बात करता है। वो कहता है, मैं समझता हूँ तुम पापा से नाराज क्यों थे, क्योंकि वो चले गए, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, रोज मेरे साथ बॉल खेलते थे, चाहे काम से कितने भी थके हों। ये सुनकर बड़े एडम को एहसास होता है वो अपने पिता से नफरत नहीं करता, वो उनसे बेहद प्यार करता है। अगले दिन पिता काम से छुट्टी लेते हैं ताकि पत्नी और बेटे के साथ समय बिता सकें। उन्हें महसूस होता है कि शायद वो सच में परिवार को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन उनकी पत्नी कहती है, तुम्हारा सिर्फ हमारे बीच होना ही काफी है। पिता चुपचाप पत्नी और बेटे को देखते रहते हैं, क्योंकि शायद दिल में कहीं उन्हें पता है ये उनके साथ आखिरी साल है। उधर बड़ा और छोटा एडम निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर, अपने पिता की संस्था में, जहां उन्हें प्रोजेक्ट एडम खत्म करना है। बड़ा एडम छोटे एडम को बाहर एक सुरक्षित जगह पर बैठाता है और कहता है कि वो दूर से हथियार और बम कंट्रोल करेगा।
जबकि वो खुद अंदर जाकर गार्ड से निपटेगा। जैसे ही गार्ड्स उसे घेरते हैं, छोटा एडम दूर बैठा सिस्टम से हमला शुरू कर देता है। धमाके, फायर, गार्ड्स उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कई गाड़ियां तेज रफ्तार से एडम को कुचलने आती हैं और आखिरी सेकंड पर उसके पिता आकर कार से उन गाड़ियों को टक्कर मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। एडम हैरान रह जाता है। आप यहाँ? पिता कहते हैं, तुम मेरे बिना प्रोजेक्ट नहीं मिटा सकते, इसका निर्माता मैं हूँ, इसे खत्म करना भी मुझे आता है। फिर वो बताते हैं, अगर मशीन तोड़ भी दी तो माया दोबारा बना सकती है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, प्रोजेक्ट के दिल में लगा कूनर्डिनेट डिस्क निकालना, क्योंकि उन टाइम कूनर्डिनेट्स को सिर्फ पिता जानते हैं। अगर वो डिस्क नष्ट हो गई, माया दोबारा मशीन कभी नहीं बना पाएगी। लेकिन तभी माया और उसकी सेना वहां पहुंच जाती है और बाहर इंतजार कर रहे छोटे एडम को पकड़ लिया जाता है। उधर पिता गुप्त लैब के अंदर पहुंचते हैं और मशीन के कोर से वो कूनर्डिनेट डिस्क निकाल लेते हैं। पूरी मशीन बंद पड़ जाती है, लेकिन तभी पुरानी और भविष्य वाली दोनों माया सामने आ जाती हैं। माया मुस्कुराकर कहती है, इस प्रोजेक्ट में मैंने करोड़ों लगाए हैं, ताकत, दौलत और नाम के लिए। लेकिन पिता गुस्से से कहते हैं, ये प्रोजेक्ट नैतिकता के साथ बनाया गया था, हमने नियम तय किए थे, तुमने सब तोड़ दिया। माया फिर एडम से डिस्क मांगती है। एडम इनकार कर देता है। तभी माया छोटे एडम के सिर पर बंदूक रख देती है। डिस्क दे दो वरना बच्चा मरेगा। पिता मजबूरी में एडम से कहते हैं, उसे दे दो। लेकिन उसी पल बड़ा एडम छोटे एडम को एक इशारा करता है। छोटा एडम तुरंत माया का हाथ ऊपर धकेल देता है। गोली चलती है और लैब के सुरक्षात्मक कवच पर लगती है। अचानक पूरा कमरा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भर जाता है। भयंकर मैग्नेटिक फोर्स हर धातु को केंद्र की तरफ खींचने लगती है। बंदूकें, हथियार, लोहे के टुकड़े, यहाँ तक कि माया के सैनिक भी उसी तरफ खींचने लगते हैं। माया चिल्लाती है, क्रिस्टोस डिस्क छीनो। क्रिस्टोस एडम पर टूट पड़ता है और उससे डिस्क छीनने की कोशिश करता है। उसी वक्त लैब के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। पिता कंट्रोल सिस्टम पर दौड़ते हैं। वो पूरे लैब को विनाश से बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह दरवाजा खोल देते हैं ताकि वो और उनके बेटे निकल सकें। उधर छोटा एडम भी खुद को बंधन से छुड़ाकर भागता है और दौड़कर बड़े एडम की मदद करने पहुंचता है, जहां क्रिस्टोस उससे भिड़ा हुआ है। उधर क्रिस्टोस बड़े एडम को बुरी तरह पीट रहा होता है, लेकिन ठीक सही वक्त पर पिता लैब का गेट खोलने में कामयाब हो जाते हैं। मौका मिलते ही एडम क्रिस्टोस से छुटकारा पा लेता है। अब बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं और पूरा लैब फटने वाला होता है। पिता तुरंत अपने दोनों बेटों को लेकर बाहर निकलने दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर माया सामने आकर रास्ता रोक लेती है। पिता आखिरी बार पुरानी माया को समझाने की कोशिश करते हैं। एक पल को लगता है शायद पुरानी माया सोच में पड़ गई, लेकिन तभी भविष्य वाली माया बंदूक उठाती है और पिता पर गोली चला देती है। मगर उसी पल लैब में फैली ऊर्जा एक चमत्कार कर देती है। चलती हुई गोली रास्ता बदल देती है और जाकर पुरानी माया को लगती है। वो वहीं गिर जाती है और जैसे ही उसकी मौत होती है, भविष्य वाली माया भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। दोनों माया एक साथ मिट जाती हैं। खतरा खत्म हो जाता है। पिता अपने दोनों बेटों को लेकर तेजी से लैब से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही वो भावुक होकर कहते हैं, मुझे तुम दोनों पर गर्व है और हाँ, अब मुझे पता है इस साल मैं मर जाऊंगा। वो बड़े एडम की तरफ देखकर कहते हैं, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम पर फख्र है। ये सुनकर बड़े एडम की आंखें भर आती हैं। फिर वो अपनी छोटी उम्र वाली खुद से कहता है, माँ से प्यार करना, उसे बार बार गले लगाना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसके बाद तीनों कुछ पल साथ बिताते हैं। वो बॉल खेलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। फिर अचानक टाइमलाइन अपना असर दिखाती है और एक एक करके तीनों अपनी अपनी टाइमलाइन में लौटने लगते हैं। छोटा एडम वापस 2022 पहुंच जाता है, लेकिन अब वो बदल चुका होता है। घर लौटते ही इस बार वो माँ को गले लगा लेता है, प्यार से बात करता है, मजाक करता है और पहली बार उसे महसूस कराता है कि वो अकेली नहीं है। उधर बड़ा एडम अपनी टाइमलाइन में वापस अकादमी में बैठा होता है। एक क्लास चल रही होती है, तभी दरवाजा खुलता है। एक नई स्टूडेंट अंदर आती है, लॉरा। बड़ा एडम उसे देखता है और मुस्कुरा देता है, जैसे किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया हो। दोनों पहली बार फिर से मिलते हैं, जैसे सब कुछ शुरू से शुरू हो रहा हो। हल्की हंसी, थोड़ा मजाक और एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत। और इसी खूबसूरत मोड़ पर कहानी खत्म होती है।